ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट इन द गायनेकोलॉजी सेशन, है ना। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्स था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, एंड इन द गायने पोर्शन ऑल्सो इन द फर्स्ट पार्ट वी कंप्लीटेड टिल 324 नंबर। तो चलिए आज आगे करते हैं। सो आफ्टर 324 नंबर वी हैव ओवेरियन कैंसर। ठीक है, ओवेरियन कैंसर के टॉपिक में 325 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द ओवेरियन टर्सन। सो लुक, फॉर ओवेरियन टर्सन द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी जनरली द यूएसजी डॉपलर। ठीक है, यूएसजी डॉपलर पे जनरली क्या दिखेगा कि टर्सन की वजह से if there is blood supply जो बंद हो गया है जनरली ओवरीज में, that can generally be seen on generally USG. That's why the best option here will be USG Doppler. Look, on USG, reduced or absent blood flow to the affected ovary, that is the key indicator of the torsion. You must remember this one point, that is on the USG Doppler, if there is generally reduced or absent blood flow to affected ovary, that is showing that it is the key indicator of torsion, and almost the diagnosis of torsion can be made from there. नेक्स्ट देखो मिक्स सिंड्रोम। सो व्हाट इज दिस मिक्स सिंड्रोम? मिक्स सिंड्रोम में आप जनरली एक ट्रायड याद रखो। ठीक है, ट्रायड तो जनरली एक मैं ट्रायड करवाऊंगा आपको सर्जरी में, जिसमें कंप्लीट जितने भी ट्रायड्स हैं सर्जरी के जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो मैं एक जगह करवाऊंगा, तो उसमें कुछ गायने के भी आ जाएंगे। बट जनरली अभी के लिए आप याद रखो कि मिक्स सिंड्रोम इज नथिंग बट बेनाइन फाइब्रोमा एसाइटिस एंड हाइड्रोथोरैक्स। बेनाइन फाइब्रोमा एसाइटिस एंड जनरली हाइड्रोथोरक्स, दिस थ्री कंप्राइजेज ऑफ अ सिंड्रोम कॉल्ड एज मिक्स सिंड्रोम। बस इतना याद रखो, ये दिसंबर 2021 में जनरली 4-5 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अ 30-year फीमेल केम फॉर रेगुलर चेकअप फाउंड विथ अ 6/6 जनरली ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, 6/6 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट है। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फॉर ओवेरियन सिस्ट पूछ रहा है। सो फॉर ओवेरियन सिस्ट जनरली एडनेक्सल मास ही अगर आप पिक कर रहे हो तो उसके बाद क्या मैनेजमेंट होता है, उसके लिए जनरली एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे, ये अगर आप देख लो तो दैट विल गिव यू better view and you will be able to solve any questions asked from this topic. इधर से पूछे कैसे भी पूछे, you will be good to go. Look, if there is adnexal mass, if you see adnexal mass on USG, the next step is you have to exclude non gynecologic problems. ठीक है, पहले नॉन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम जैसे कि बेरियम इनिमा के साथ आप जनरली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह इधर उधर ये सारी चीजें आप क्या करो, एक बार कंफर्म कर लो। उसके बाद जनरली आपको कहाँ जाना, यू हैव टू सी द प्री मिनोपॉजल कॉज एंड नेक्स्ट द पोस्ट मिनोपॉजल का। अगर गायनेकोलॉजिक हटा दिया तो बाकी क्या रह गया, ओनली गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम। वी आर ओनली विद द गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम। उसमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वन में भी प्री मिनोपॉजल प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट में भी पोस्ट मिनोपॉजल प्रॉब्लम। सो प्री मिनोपॉजल में जनरली इफ द सिस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो आप क्या करना है, आपको जाना है जनरली अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के बाद जनरली यू कैन गो फॉर सिस्टिक, है ना, एंड जनरली सिस्टिक है तो जनरली ऑब्जर्वेशन करना है, एंड जनरली अल्ट्रासाउंड पे अगर सिस्टिक मास दिख रहा है देन यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना, ऑब्जर्व एंड जनरली ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस जनरली सप्रेशन फॉर 2 मंथ्स जनरली दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अगर ग्रेटर देन 8 और जनरली अप टू 10 सेंटीमीटर, तो 8 to 10 सेंटीमीटर का दिख रहा है तो अल्ट्रासाउंड पे जनरली कॉम्प्लेक्स सॉलिड एंड सस्पिशियस मास है अगर, तो देन यू हैव टू गो फॉर जनरली व्हाट, सर्जरी आपको जाना होगा। नेक्स्ट देखो, पोस्ट मिनोपॉजल कॉज में जनरली यू हैव टू गो फॉर सर्जरी और हिस्टेरेक्टोमी वगैरह जनरली आप कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ हिस्ट्री इन हिस्ट्री बोल रहा हूँ जनरली यूट्रस इन केस ऑफ जनरली पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन। थोड़ा सा एब्रप्ट लाइन हो सकता है बट जनरली टू रिमेंबर, है ना, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है ना, हमको बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं जाना है डिटेल में, क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी लास्ट ऑप्शन ही होता है। पोस्ट मिनोपॉजल्स में भी जनरली हिस्टेरेक्टोमी कर देना ऐसे ही मतलब कुछ मतलब नहीं बनता, बट जनरली अगर ऑब्जर्वेशन करना है उसके बाद जनरली अगर सप्रेशन फॉर 2-3 मंथ्स में देना, और अगर प्रोग्रेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36/6 सेंटीमीटर का है। सो जनरली इस टाइम पे हमको क्या करना है, कंबाइंड ओसीपी एंड फॉलोअप हमको कर देना है। CA-125 फॉलोअप, ये आप बताओगे मुझे CA-125 कौन से ट्यूमर का जनरली क्या है, एक मार्कर है, ट्यूमर मार्कर। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल अबाउट द ट्यूमर मार्कर। जितने भी ट्यूमर मार्कर एक ही जगह पे मैंने आपको रखे, कहाँ पे पढ़ाया था, पैथोलॉजी में जनरली आई हैव कंप्लीटेड देयर। आगे देखो, कॉल एक्सनर बॉडीज आर सीन, ये क्वेश्चन भी वहीं से आ रहा है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सो कॉल एक्सनर बॉडीज जनरली दे आर सीन इन ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर, और ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर के लिए जनरली मैंने आपको बताया था मार्कर पूछा जाता है बहुत बार। सो द ग्रैन्युलोसा सेल के लिए ट्यूमर मार्कर इज नथिंग बट द इनहिबिन इज द ट्यूमर मार्कर। देखो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, ओवेरियन ट्यूमर लाइक सीरस सिस्टेडिनोमा, इसके लिए एचपी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे यू विल सी सैमोमा बॉडीज। क्लियर सेल ट्यूमर में आप हॉबनेल सेल देखोगे, यॉर्क सैक ट्यूमर में सिलर डिवाल बॉडीज देखोगे, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में यू विल सी कॉल एक्सनर बॉडी जो कि यहाँ पे पूछा गया था, एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्रूकनबर्ग ट्यूमर में यू विल सी सिग्नेटरिंग सेल। सिग्नेटरिंग सेल और आप कहाँ देखते हो सिग्नेटरिंग सेल, जस्ट टेल मी इन योर
Go to your general respiratory system and tell me the radiological features where you see the signet ring shaped generally appearance. कहाँ देखते हो जल्दी, जस्ट पॉज करो और नीचे बता दो, इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थीका ल्यूटिन सिस्ट्स आर कॉमन। डोंट वरी, अगर गलत हो गया तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, सब गलत करते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, बट आप लिखो जनरली, है ना, यू शुड जस्ट कमेंट डाउन कि क्या, इससे आपका क्या होगा, एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा। थीका ल्यूटिन सिस्ट्स आर कॉमन इन, so if I talk about the theca lutein cysts are generally seen due to the increased HCG, ठीक है, HCG due to increased HCG and seen in multiple pregnancy OHSS, that is ovarian hyper stimulation syndrome। हिस्ट्री ऑफ IVF दिया रहेगा, बजवर्ड याद रखना, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के लिए याद रखना। बड़े बड़े ओवरी जनरली दिखेंगे वहाँ पे, जनरली रेडियोलॉजिकल पिक्चर में ओवरीज में बड़े बड़े जनरली सिस्ट दिखेंगे और जनरली IVF की हिस्ट्री दी होगी, सो दैट इज गोइंग टू आर्ट जनरली व्हाट, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। और जनरली उतना बड़ा तो नहीं, बस उससे थोड़ा छोटा छोटा, पर जनरली बड़ा ही रहता है। अगर वो आपको दिखेगा तो जनरली दैट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, PCOD और PCOS जिसको हम बोलते हैं। सो याद रखना, PCOS और OHSS में आप कंफ्यूज नहीं होगे, जनरली OHSS में IVF की हिस्ट्री दी होगी, ठीक है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है। आगे देखो, थीका ल्यूटिन सिस्ट्स आर कॉमन इन जनरली, इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड। सो जनरली थीका ल्यूटिन सिस्ट्स आर जनरली कॉमन इन जनरली ओवरी, ठीक है, ओवरी में जनरली इट इज कॉमन। आगे देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर एक्सेप्ट, जर्म सेल ट्यूमर इनमें से सारे हैं, एक्सेप्ट कौन से हैं, लुक, डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा एंड क्लियर सेल ट्यूमर। सो जनरली सबको पता है दैट इज क्लियर सेल ट्यूमर इज एन एपिथेलियल ट्यूमर, दैट्स व्हाई आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बट जनरली व्हाट आर द रेस्ट जर्म सेल ट्यूमर जो जनरली आपको पूछे जाते हैं ना, और अगर आपने प्रसन्न सर का क्लास किया था, डॉक्टर प्रसन्न बीज का क्लास, तो उसमें वो लास्ट में एक बार लिखा भी देते हैं पूरा एक जगह पे, ठीक है। सो वो पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो यहाँ पे बन गया वो क्वेश्चन। सो जर्म सेल ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ, सो जर्म सेल ट्यूमर में कोरियोकार्सिनोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, पोलीइम्ब्रियोमा एंड टेराटोमा। टेराटोमा इज द जनरली मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर। सो आपको जनरली ये याद रखना। टेराटोमा के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ। टेराटोमा इट इज, देखो यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि इट इज, ये रैपिड रिवीजन का जो नोट्स है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, सो दिस टेराटोमा इज वेरी हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनर, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ सम पॉइंट्स in this teratoma. It is also called as a dermoid cyst if it is a matured teratoma. If the teratoma gets matured, it is called as dermoid cyst. और जनरली इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन में इमेज वगैरह देते हैं, जिसमें आपको एक अजीब सा ट्यूमर दिखेगा, जिसमें आपको दांत भी दिखेंगे, जिसमें आपको बोन भी दिखेंगे, जिसमें जनरली आपको हेयर्स भी दिखेंगे, है ना। सो वो जनरली दिस इज गोइंग टू टेराटोमा। रिमेंबर, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर फाउंड इन प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं, दिस इज डर्मोइड। एंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर फाउंड इन प्रेगनेंसी इज डर्मोइड एंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी इज डिसजर्मिनोमा। बस एक लाइन का फर्क है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। contains all three cell lines, that is commonly contains sebaceous material, hair, teeth, cartilage, etc जो मैंने आपको पहले बताया था। prone to undergo torsion as it is light and floats in the peritoneum, torsion में जा सकता है। हाइलम इज कॉल्ड एज रॉकी टांस्की नोड्यूल, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूएसजी पे, जनरली यू विल सी एकॉस्टिक शैडोइंग, एकॉस्टिक शैडोइंग। बस 3-4 पॉइंट्स अगर इससे आप याद रखो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। रॉकी टांस्की नोड्यूल याद रखो। नेक्स्ट आप क्या रखो, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर फाउंड इन प्रेगनेंसी है ये, और मैच्योर टेराटोमा को डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, सिबेसियस मटेरियल, हेयर, टीथ एंड जनरली कार्टिलेज। इतना तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर, हो गया है ना। इसमें एक्स्ट्रा माइल में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। लुक, ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो ओवेरियन ट्यूमर है वो है एपिथेलियल सेल ट्यूमर। ओवरऑल मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी इज डर्मोइड सिस्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ द ओवरी इज सीरस सिस्ट एडिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर इज सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इज मैच्योर टेराटोमा, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। एंड मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इज डर्मोइड सिस्ट। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर व्हिच अंडरगो टॉर्सन इज जनरली डर्मोइड सिस्ट। अगेन देखो डर्मोइड सिस्ट कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वन लाइनर्स हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर इज डिसजर्मिनोमा एंड ओवेरियन ट्यूमर मोस्टली इन यंग एज इज डिसजर्मिनोमा। ओवेरियन ट्यूमर मेटास्टेसाइज्ड टू कॉन्ट्रालैटरल ट्यूमर इज ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ठीक है। आगे चलिए, मोस्ट इसको इसको अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बस एक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, है ना, मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है इसको, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा जूम करके ले लीजिए और इसको मोबाइल का वॉलपेपर बना दीजिए एंड डेली सी इट वन टाइम, यू विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर किसी, जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस होल चैप्टर और उसका एक समरी निकालूं मैं और आपको 2 मिनट में बताऊं, तो दिस इज द समरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसका पिक्चर ले सको। लुक, आई हैव रब्ड इट, ठीक है, आप अच्छे से
ले लो एक बार आप इसका, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज इफ यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड टेक इट ऑन योर जनरली वॉलपेपर, यू विल बी इजी टू, इट विल बी इजी टू रिमेंबर, दिन में 2-3 बार भी देख लोगे तो आप याद कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखो, ओके लेट मी चूज द पेन। Most common germ cell ovarian tumor teratoma, most frequent epithelial tumors of ovary. Okay, epithelial tumors of ovary में सबसे most frequent क्या है? Papillary serous cystadenoma. Look, if I talk about the different types of ovarian cancer and its frequency, look, सीरस जनरली ओवेरियन कैंसर में 35 to 45% इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड सेमोमा बॉडीज आर पैथोग्नोमिंग ऑफ जनरली सीरस जनरली ओवेरियन कैंसर। म्यूसिनस टाइप में जनरली क्या होगा, 6 to 10% इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड जनरली सेल्स रिजेंबल इंडोसर्विक्स। इन इंडोमेट्रॉइड टाइप जनरली देयर विल बी 15 to 20% फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर। क्लियर सेल दैट इज मिसोनिफ्रॉइड टाइप, दैट इज 5 to 10% मोस्टली एसोसिएटेड विद इंडोमेट्रियसिस। हॉबनेल सेल्स आर जनरली द कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेनर जनरली में क्या होगा, रेयर होगा, विच इज द रेयर, तो ब्रेनर याद रखना, ब्रेनर रेयर ऐसे करके याद रखो। रिजेंबल्स द ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में और क्या होता है, अगर जनरल आप एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में जाओ तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक सेल्स होता है। कहाँ होता है, यूरेटर, यूरेथ्रा, इन सब जगहों पे जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कोरियोकार्सिनोमा एक्सेप्ट, ट्रू अबाउट कोरियोकार्सिनोमा एक्सेप्ट दैट इज ओवरी इज द प्राइमरी साइट। कोरियोकार्सिनोमा के लिए ओवरी इज नॉट द प्राइमरी साइट इज एनीवेयर एल्स इन द यूट्रस, दैट इज रेयरली इन जनरली fallopian tube or ovary. This generally, what is this choriocarcinoma? It rarely occurs in generally fallopian tube or ovary. आगे देखो, lungs are commonest site of metastasis. Lungs are commonest site of metastasis. True है, क्योंकि 80% about 80% of metastasis it metastasizes to generally what, the lungs. Snowstorm appearance upon CXR. CXR पे स्नो अपीयरेंस दिखता है, स्नोबॉल अपीयरेंस, या फिर उसको हम क्या भी बोलते हैं, कैनन बॉल शैडो भी बोलते हैं, ठीक है, कैनन बॉल शैडो। आगे देखो, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट इज सीन इन सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट इज सीन इन जनरली, this is seen in choriocarcinoma. Syncytiotrophoblast, it is seen in choriocarcinoma, contains dimorphic population of syncytiotrophoblast and cytotrophoblast, ठीक है। आगे चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा में द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी जनरली कीमोथेरापी, ठीक है। इन कोरियोकार्सिनोमा द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी कीमोथेरापी फॉर बोथ लोकल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस। इसमें आपको कंफ्यूज करेगा लोकल के लिए देखे या फिर डिस्टेंट के लिए, बट यू शुड बी वेरी क्लेवर दैट फॉर बोथ लोकल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस कीमोथेरापी इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट, ट्यूमर मार्कर ऑफ सीए ओवरी फॉर फॉलो अप। मैंने आपसे आगे क्वेश्चन पूछा था CA 125, हाँ बस वही है इसका आंसर। लुक, ट्यूमर मार्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स जो आपके गाइनेकोलॉजी में दिया गया। ऑल्दो आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द ट्यूमर मार्कर्स ऑफ पैथोलॉजी इन अ सिंगल स्लाइड इन योर पैथोलॉजी सेक्शन। यू कैन जस्ट go there and see in the oncology session, but here you see the tumor markers that are important with respect to your gynecology are nothing but CA 125 for generally epithelial ovarian cancer, LDH for dysgerminoma, alpha fetoprotein for yolk sac tumor, and inhibin for granulosa cell tumor। inhibin जो ऊपर था granulosa cell tumor में पूछा गया था, और मैंने वहाँ पे आपको ट्यूमर मार्कर भी जनरली बता दिया था। HCG for non gestational choriocarcinoma, HCG जनरली फॉर नॉन जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। सो आगे यहाँ पे तो ये हो गया जनरली 125। vulvar and vaginal cancer is the next topic. So in this vulvar and generally vaginal cancer, in a patient with vulvar cancer, which of the following will lead to malignancy? Which of the following will lead to malignancy? Look, vulvar cancer के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एक ही जगह पे रख दे रहा हूँ ताकि आपको इजी हो। लुक, if we talk about the vulval cancer, the most common site of the vulval cancer is labia majora and labia minora. most common symptom हो जाएगा pruritus, itching। मोस्ट कॉमन टाइप हो जाएगा आपको SCC, ठीक है, SCC एंड जनरली एपिडर्मोइड टाइप, दैट इज सेम फॉर वैजाइनल कार्सिनोमा आल्सो। इन केस ऑफ वैजाइनल कार्सिनोमा आल्सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। नेक्स्ट देखो, HPV पे अगर आप जनरली बात करोगे, जनरली आ रहा हूँ मैं, रुको HPV पे आ रहा हूँ, पहले इधर मैं कर लेता हूँ। इन पेशेंट विद बल्बल कैंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी को लीड करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, HSB1, HSB2, STD और HPV। सो लुक, HPV इज जनरली responsible for the malignancy in case of the vulvar cancer. How? I'll tell you. Look,
HPV की जनरली स्ट्रेंथ 16 और 18, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्सिनोमा वल्वा। यू गॉट इट ना, ये लाइन आपने पढ़ा होगा और यहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। सो इन HPV इन मेल जनरली इट अफेक्ट्स यूरेथ्रा, पेनिस एंड स्क्रोटम। डोंट गेट कंफ्यूज दैट ऑलवेज दिस HPV विल बी अफेक्टिंग द फीमेल्स ओनली, ठीक है, नॉट इट इन द मेल इट अफेक्ट्स द पार्ट्स लाइक यूरेथ्रा, पेनिस एंड स्क्रोटम ऑल्सो। नेक्स्ट इन फीमेल इट अफेक्ट्स द पार्ट लाइक वल्वा, वजाइना एंड द सर्विक्स। And in the both male and female में generally perianal, anal and oropharyngeal are the region which are common to both male and female which are affected by generally the human papilloma virus HPV। और इसके बारे में जनरली माइक्रोबायोलॉजी में हमने बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है, यू कैन जस्ट गो एंड सी दोज वीडियोज ऑल्सो। vulval cancer spreads to urethra at what stage? So इसके लिए जनरली spreads to urethra at what stage, again this is a very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर ये जनरली क्या किया गया है, ये पूछा तो नहीं गया है शायद, बट ऐसे ही बना के इन्होंने दिया हुआ है। ये दिस इज नॉट अ PYQ आई थिंक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर स्टेजिंग ऑफ द वल्वर कैंसर। फिगो स्टेजिंग जनरली अगर आप एक बार कर लो तो बेहतर रहेगा। सो लेट्स डू इट हेयर ओनली, खत्म करते हैं। सो स्टेज 1 में जनरली ट्यूमर कन्फाइंड टू द vulva. Next, stage 1A, that is lesions less than 2 centimeter in size and confined to the vulva or perineum and with stromal invasion less than or equal to 1 mm and no nodal metastasis. No nodal metastasis, it comes under 1A. 1B में lesions greater than 2 centimeter. 1A में generally क्या था, lesions less than 2 centimeter. 1B में lesion will be greater than 2 centimeter in size or with stromal invasion greater than 1 millimeter. Greater than 1 millimeter confined to the vulva or perineum with negative nodes, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेज टू में ट्यूमर ऑफ एनी साइज विथ एक्सटेंशन टू एडजेसेंट पेरिनियल स्ट्रक्चर्स, 1/3 लोअर यूरेथ्रा। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। 1/3 लोअर यूरेथ्रा, 1/3 लोअर वजाइना, एनस विथ नेगेटिव नोट्स। आप अगर कुछ भी भूलना चाहो तो भूल जाओ, बट ये मत भूलना, स्टेज 2 मत भूलना, ये लोअर 1/3 यूरेथ्रा और लोअर 1/3 वजाइना वाला, ठीक है। आगे देखो स्टेज 3, ट्यूमर ऑफ एनी साइज विथ और विदाउट एक्सटेंशन टू जनरली एडजेसेंट पेरिनियल स्ट्रक्चर्स, 1/3 लोअर यूरेथ्रा एंड 1/3 लोअर वजाइना, एनस विथ पॉजिटिव इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड्स, दिस इज स्टेज 3। स्टेज जनरली विथ लिम्फ नोड्स metastasis greater than or equal to 5 mm or 1-2 lymph node metastasis less than 5 mm, that is going towards 3A. With 2 or more lymph node metastasis greater than or equal to 5 mm, that is, or 3 or more lymph node metastasis less than 5 mm, this is going towards 3B. And stage 4A is generally tumor involving the one of the following, that is upper urethral or vaginal mucosa, bladder mucosa, rectal mucosa, or fixed to pelvic bone, or generally fixed to ulcerated inguinofemoral lymph nodes. And stage 4 is going towards distance metastasis including pelvic lymph nodes. So this is going towards stage 4, ठीक है, स्टेज 4। सो इतना आपको याद करना है। अगर ये आप याद, इसमें से 2-3 पॉइंट जो स्टेज 2 में थी वजाइना वाला, वो आप याद कर लो, 1/3 वजाइना वाला, वो एकदम इंपॉर्टेंट है। अब सो यहाँ पे देखो वल्वर कैंसर स्प्रेड्स टू यूरेथ्रा, कौन से स्टेज में होता है यूरेथ्रा पे, अभी हमने किया, दैट इज स्टेज 2। vulvar cancer of 3 centimeter, no lymph node involved, with no lymph node involved, 3 centimeter का है, ट्रीटमेंट क्या होगा, 3 centimeter के लिए ट्रीटमेंट यू विल गो फॉर सिंपल पार्शियल वल्वेक्टमी विथआउट लिम्फ एडिनेक्टोमी। हाउ, आई टेल यू दैट अगेन। लुक, फिगो स्टेजिंग हमने अभी देखा था जनरली, और जनरली फिगो स्टेजिंग के साथ अब ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। सो स्टेज 1 के लिए जनरली माइक्रो इन्वेजिव सर्जरी विल बी देयर, सिंपल वाइड लोकल एक्सिजन, सिंपल और वाइड लोकल एक्सिजन एंड नो लिम्फेडेनेक्टमी इज रिक्वायर्ड। जनरली ये सारे स्टेज 1, स्टेज 1A 1B के लिए। अगर स्टेज 2 में जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे रेडियल वल्वेक्टमी और मॉडिफाइड रेडिकल वल्वेक्टमी प्लस इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फेडेनेक्टमी। नेक्स्ट अगर स्टेज 4A में अगर आप पहुंचोगे तो जनरली क्या हो जाएगा, RT, दैट इज रेडियोथेरेपी प्लस सर्जरी। एंड जनरली स्टेज 4B में पैलिएटिव थेरेपी विल बी गिवन। रेडियल वल्वेक्टमी जनरली एक ऑपरेशन होता है दैट रिमूव्स द इंटायर वल्वा इंक्लूडिंग सबक्यूटेनियस एंड फैटी टिश्यू, the labia minora and the labia majora and perineal skin and clitoris to treat the cancer. This is radical valvectomy। नाम से ही पता चला, रेडिकल मतलब कंप्लीट आगे पीछे का सब लेके आ जाना है, रेडिकल कर देना उसको। नेक्स्ट इज स्किनिंग वल्वेक्टमी। स्किनिंग वल्वेक्टमी में जनरली एन ऑपरेशन दैट रिमूव्स द स्किन ऑफ द वल्वा इंक्लूडिंग द labia majora and minora and the clitoris and the perineal skin. So this is going towards your स्किनिंग वल्वेक्टमी। सो दो चीजें याद रखनी है आपको। आगे देखो डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड डिसमेनोरिया। सो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज दिस डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, और मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सो इफ आई टॉक अबाउट द डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इट इज नथिंग बट इरेगुलर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग दैट इज नॉट कॉज्ड बाय अ ट्यूमर इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी। देखो जनरली प्रेगनेंसी में या फिर ट्यूमर में या फिर जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह में वजाइनल ब्लीडिंग होता है, यूटेराइन ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग सारी चीज़ें होती हैं, बट जनरली इफ the bleeding is irregular, abnormal,
एंड जनरली नॉट कॉज्ड बाय ट्यूमर, इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी। तीनों चीज़ें आपने अगर आउट कर दी, सो नाउ इसको आप क्या बोलेंगे, डिसफंक्शनल। इसका कोई फंक्शन से ही इसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, सो दिस इज डिसफंक्शनल जनरली यूट्राइन ब्लीडिंग। एंड नेक्स्ट इज डिस्मेनोरिया। ठीक है, सो आगे देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडोमेट्रियोसिस। अब डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात हो रही है, सो इंडोमेट्रियोसिस वगैरह की चीज़ें आएंगी। सो इंडोमेट्रियोसिस सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब है, इंडोमेट्रियोसिस बोल रहे हैं ना, सो इंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू आउटसाइड द जनरली यूट्रस, जहाँ पे वो होना चाहिए वो छोड़ के किसी और जगह पे इंडोमेट्रियम लाइक टिश्यूज क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडोमेट्रियोसिस। सो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडोमेट्रियोसिस इज नथिंग बट जनरली लैपेरोस्कोपी। क्यों है लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड इन केस ऑफ जनरली इंडोमेट्रियोसिस? बिकॉज इट अलाउज डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, है ना। लैप्रोस्कोपी की सबसे पहली फीचर कि इट अलाउज डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरली इंडोमेट्रियोटिक लीजन्स. It also helps in taking biopsies during the laparoscopy to confirm the HPE also. So this is the another advantage. That's why we use this लैप्रोस्कोपी, और लेस इन्वेजिव भी है रादर इन केस ऑफ जनरली लैप्रोटोमी से, है ना। बहुत ज़्यादा लेस इन्वेजिव भी है, एक छोटा सा होल करके लैप्रोस्कोपी करके वहाँ से देखा जा सकता है। सो नेक्स्ट लुक, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट दिस डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जनरली क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड, ये चॉकलेट सिस्ट की है। डायग्नोसिस में जनरली टीबीएस, फर्स्ट स्टेप इन सस्पेक्टेड इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोमा चॉकलेट सिस्ट अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक स्टिपल्ड अपीयरेंस होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, अगर कैन समटाइम डिटेक्ट deep endometriosis also, but sometimes only TBS can generally detect the deep endometriosis, but for better we will have to go with laparoscopy only. Ultrasonography or USG, that is transrectal or renal CT urogram, MRI in deep endometriosis। MRI की generally पूछेंगे आपसे, that is suggested in the deep endometriosis। जनरली CA-125 ये हो गया है ना, जनरली ये भी आप चेक कर सकते हो, वो जो कि माइंडली रेज्ड होगा, है ना। एंड नॉन स्पेसिफिक एज इट इज रेज्ड इन मेनी कंडीशंस, हमने ऊपर भी देखा था जनरली ओवेरियन वाले में भी CA-125 रेज्ड रहता है, सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक। ट्यूमर मार्कर ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन मैलिग्नेंसीज एंड आल्सो रेज्ड इन प्रेगनेंसी, PID एंड फिवरेट्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सो स्पेसिफिक टू डू, है ना। नेक्स्ट देखो, लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर जनरली द डायग्नोसिस ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। क्या है इसका मेजर प्रिंसिपल? मेजर प्रिंसिपल इज सी एंड ट्रीट। लैप्रोस्कोपी देखो और वहीं पे ट्रीट भी आप कर सकते हो, क्योंकि लैप्रोस्कोपी से तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, एब्लेशन वगैरह इधर उधर सारी चीज़ें कर सकते हो। आगे देखो, लीजन सीन इन लैप्रोस्कोपी इंक्लूड जनरली ओवरीज पे आप जनरली क्या देख सकते हो, चॉकलेट सिस्ट। याद रखना, इंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट पे जनरली कैसा दिखेगा, स्टिपल्ड अपीयरेंस दिखेगा USG पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो, पेरिटोनियम ट्यूब्स, यूट्रोसैक्रल्स एंड POD, पाउडर बॉर्न स्पॉट्स, रेड फ्लेम, रेड शेप्ड एरियाज, है ना, जनरली रेड फ्लेम शेप्ड एरियाज, रेड पोलिपोइड एरियाज, येलो ब्राउन पैचेज, व्हाइट पेरिटोनियल एरियाज, सर्कुलर पेरिटोनियल डिफेक्ट्स और सब ओवेरियन एडिशंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, स्टेजिंग ऑफ इंडोमेट्री, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप देख लो, जब आगे इसका क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। Which among the following is the most common cause of postmenopausal bleeding? For postmenopausal bleeding, which is the most common cause? Look, for postmenopausal bleeding, the most common cause of postmenopausal bleeding worldwide क्या है? Hormonal replacement therapy। ठीक है, HRT is the most common cause of postmenopausal bleeding in worldwide। आगे देखो, most common cause in India अगर पूछ ले तो that is atrophic endometritis। Endometrial carcinoma is the cause in 15% patients of the postmenopausal bleed। endometrial carcinoma सिर्फ 15% में होते हैं। सो जनरली यहाँ पे देखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग, जनरली आप लोग CA एंडोमेट्रियम में जनरली क्या करोगे, लगा दोगे, बट जनरली ये ओनली इट अकाउंट्स फॉर 15%। सो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या होगा, CA सर्विक्स। CA सर्विक्स विल बी द बेटर ऑप्शन। पोस्ट मोनोपॉजल ब्लीडिंग यहाँ पे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं दिया हुआ, एंड द नेक्स्ट एट्रोफिक इंडोमेट्राइटिस भी जनरली नहीं दिया हुआ। A 14-year-old girl presents with amenorrhea on examination. Secondary sexual characters are seen. 14 ईयर है भाई, देखो 14-year-old girl presents with amenorrhea on examination, secondary sexual character are seen। secondary sexual character और 14 ईयर एज है, अगर secondary sexual character प्रेजेंट है मतलब 15 ईयर तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूट्रस एंड ओवरीज वर सीन टू बी नॉर्मल ऑन USG, आपने चेक करके देख लिया, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, सारी चीज़ें ठीक है, तो जनरली ये थोड़ा सा डिलेड प्यूबर्टी हो रहा है, वो भी नहीं बोलते हैं जनरली। 15 ईयर तक डेफिनेशन ही अगर देखोगे तो जनरली 15 ईयर तक जनरली क्या हो रहा है, 15 ईयर तक अगर नहीं हो रहा है, बट अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर
प्रेजेंट है तो जनरली 13-14 ईयर पे अगर वो प्रेजेंट कर रही है तो जनरली एक 1 ईयर वी कैन वेट, है ना। वही अगर 13 ईयर्स पे है जनरली, और जनरली क्या हो रहा है कि जनरली 13 ईयर्स पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी क्या है, एब्सेंट है। सो इन दिस केस यू हैव टू गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, फर्दर मैनेजमेंट। सो यहाँ पे देखो इसके पास 1 ईयर और है, सो जनरली विल गो फॉर रिश्योरेंस। लुक, प्राइमरी एमेनोरिया की डायग्नोसिस जो मैं आपको अभी बता रहा था, जनरली एब्सेंस ऑफ मेंसेज बाय 13 ईयर्स ऑफ एज विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड और बाय 15 ईयर्स इन प्रेगनेंसी विथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है और 14 ईयर, एक ईयर और है हमारे पास, विल गो विथ रीएश्योरेंस। 19 year old girl presented with weight loss, secondary amenorrhea and a constant fear that she will gain weight. She will gain weight. This is the constant fear she is having. Loss, weight loss, secondary amenorrhea and constant fear that she will gain weight. This is nothing but, अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जनरली द पेशेंट इज जनरली फियर्ड, और उसी के लिए जनरली वो क्या करता है, खाना ही नहीं खाता है। सो दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा भी आपने पढ़ा है, बुलिमिया नर्वोसा में बहुत ज़्यादा खाता है और उसके बाद जनरली इंड्यूस करता है गले में जनरली हाथ रख रख के वोमिट करके बाहर, है ना, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। उसमें ओबेसिटी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खाता है पेशेंट। ये दो चीज़ें साइकोलॉजी, आप साइकेट्री आप जनरली क्या करो, याद कर लो, यहाँ से रिव्यू कर लो, क्योंकि वो दो क्वेश्चन भी PYQ ही है। नेक्स्ट देखो, सो अल्टरेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। सो अल्टरेशन HCG में नहीं, प्रोजेस्टेरॉन में नहीं, एस्ट्रोजन में नहीं, दिस इज फ्रॉम द अपर एंड, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। A 52-year-old female came with 16 months of amenorrhea. 16 months of amenorrhea. The test results that you would expect would be 52-year-old female है, came with 16 months of amenorrhea. 12 months of एमोनोरिया जनरली हो जाएगा तो उसको हम डायग्नोसिस कर देंगे, ठीक है, डायग्नोसिस कर देंगे कि मेनोपॉज हो गया। सो इन दिस कंडीशन जनरली देयर विल बी पोस्ट मेनोपॉजल में जनरली क्या हो जाएगा, देयर विल बी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, LH और FSH दोनों क्या होते हैं, हाई है, तो हाई होते हैं ड्यू टू व्हाट, इनहिबिशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सो दिस इज हाई LH एंड हाई FSH। देखो, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एनोवुलेशन होता है। एनोवुलेशन का अर्थ है जनरली देयर विल बी नो कॉर्पस ल्यूटियम। इफ देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन, नो नेगेटिव फीडबैक ऑन जनरली LH। LH पे अगर नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जनरली LH विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज द वे हाउ LH इंक्रीजेज, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फिजियोलॉजी ऑल्सो, और लास्ट एक दो ऑब्स्टेट्रिक्स में भी, गाइने में भी ऊपर हमने ये किया था। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फेलिकल व्हाट हैपेंस, नाउ एस्ट्रोजन विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। इफ एस्ट्रोजन इज आल्सो डिक्रीज्ड, नो फर्दर नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी इंक्रीज्ड FSH ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ जनरली द फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक mechanism on LH and FSH, it keeps on increasing. As a result, you will find generally the very high level of generally LH and FSH in the postmenopausal women. A 67-year-old female with hypertension. A 67-year-old female with hypertension and diabetes comes with heavy bleeding per vaginum, ठीक है, heavy bleeding P भी जनरली हाइपरटेंशन है यहाँ पे। सो दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ कार्सिनोमा इंडोमेट्रियम। हैवी ब्लीडिंग पर वजाइना भी आ रहा है, सो आपको जनरली क्या, इंडोमेट्रियम की तरफ, कार्सिनोमा इंडोमेट्रियम की तरफ आप जा सकते हो। दिस इज द केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, क्योंकि 67-year-old फीमेल है। व्हाट इज द नेक्स्ट मैनेजमेंट, पहले तो डायग्नोसिस बना लो। This is generally going towards carcinoma endometrium, and generally for that in the postmenopausal woman we can go with hysterectomy. आगे देखो, 30-year-old lady presented with amenorrhea and galactorrhea. Serum analysis revealed generally prolactin level of 150 nanogram per milliliter. Possible cause will be what? 30-year-old lady presented with amenorrhea and galactorrhea. Serum analysis prolactin level of जनरली सीरम प्रोलैक्टिन ग्रेटर देन 150। सो लुक, सीरम प्रोलैक्टिन की लेवल अगर ग्रेटर देन जनरली 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर दिखा रहा है, दिस इज गोइंग टुवर्ड एनी प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी। देयर मे बी सम जनरली पिट्यूटरी मास प्रेजेंट व्हिच इज जनरली सेक्रेटिंग अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड स्लाइटली, ये आप अगर इतना समझ लो कि जनरली अगर 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा का आ रहा है, सो जनरली दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर पिट्यूटरी मास एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पिट्यूटरी एडिनोमा केस। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सीरम प्रोलैक्टिन सिर्फ बढ़ेगा, बढ़ना तो बढ़ेगा, लेकिन जनरली कितना तक बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा ग्रेटर देन 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, नॉट मोर देन 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। आगे देखो, इन 25, इसलिए याद रखो, हाँ, पिट्यूटरी एडिनोमा एंड हाइपरप्रोलेक्टिनोमा जनरली एक के लिए याद रखो ग्रेटर देन 100 एंड दूसरे के लिए याद रखो ग्रेटर देन 50, नॉट ग्रेटर देन 100। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ 25-year-old लेडी विथ प्राइमरी डिसमेनोरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 25-year-old लेडी है, so generally इसमें generally dysmenorrhea है, which of the following statement is true? So the following statement here will be, look, I'll tell you a little bit about dysmenorrhea and related things.
So what is dysmenorrhea? Dysmenorrhea means cramping, abdominal pain accompanying the menstruation. It can be of two types. जनरली भी डिस्मेनोरिया होता है सबको, है ना. अ लिटिल बिट डिस्मेनोरिया इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द contraction of the uterus at the time of generally what menstruation, because the blood should be, और the endometrial जो inner lining होता है उसको बाहर फेंकना होता है, blood के फॉर्म में वो होता है. So for that contraction of the uterus is required and that results in the cramping. So primary dysmenorrhea क्या है? Primary dysmenorrhea, these are not associated with any identifiable pelvic pathology. अगर कोई pelvic pathology अगर नहीं दिख रहा है, so this is primary dysmenorrhea. Pathogenesis of a pain is attributed to a biochemical derangement and it affects more than 50% post-pubescent women in the age group of 18 to 25 years with ovulatory cycles. ठीक है, ovulatory cycles age group 18 to 25 years. Next देखो secondary dysmenorrhea. Secondary dysmenorrhea, अच्छा एक बात बताओ जनरली, अगर एनओव्यूलेटरी साइकिल है और ओव्यूलेटरी साइकिल है तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? ओव्यूलेटरी साइकिल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इट विल बी जनरली ओव्यूलेटरी साइकिल्स दे आर पेनफुल, है ना, एंड एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आर लेस पेनफुल और नॉट पेनफुल. आगे देखो, दीज आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ जनरली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक आइडेंटिफाइबल पेल्विक पैथोलॉजी दैट इज फिब्रोइड्स, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड endometriosis. Unilateral dysmenorrhea occurs in a rudimentary horn of a बाइकॉर्नुएट यूट्रस. बाइकॉर्नुएट यूट्रस याद है, फर्स्ट सेकंड हमने जो किया था अमेरिकन वाला वो क्लासिफिकेशन. इट इज ऑल्सो सीन इन जनरली सम वुमेन वेयरिंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड इन केस ऑफ सर्वाइकल स्टेनोसिस. देखो प्राइमरी और सेकेंडरी कहीं पे क्या होता है जिसका और कोई कॉज नहीं, वो अपने आप ही हो रहा है, दैट इज प्राइमरी. मेन कॉज ही है जहाँ से वो हो रहा है, सो दिस इज प्राइमरी. और कोई सेकेंडरी चीज के वजह से, जैसे अब आपको क्या हुआ कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और उसके वजह से बुखार आ गया. सो नाउ दिस बुखार इज सेकेंडरी टू योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स द मेन कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो ऐसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज जनरली कोई प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई वहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, फाइब्रोइड्स है, जनरली क्या है एडिनोमायोसिस है, उसके कारण से जनरली ये कैंपिंग हो रहा है. सो दिस इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. ठीक है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चीज़ है ये. नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पेल्विक पैथोलॉजी इज जनरली फाउंड. सो जनरली ये प्राइमरी एमेनोरिया का केस है ना, प्राइमरी बोल रहा हूँ, एमेनोरिया दैट इज नॉट एमेनोरिया, इट इज डिस्मेनोरिया. सो जनरली विथ प्राइमरी डिस्मेनोरिया व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी इज फाउंड. क्योंकि सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी अगर पेल्विक पैथोलॉजी या फिर एडिनोमायोसिस ये सब चीज़ें अगर मिलती तो दैट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ऊपर ही हमने पढ़ा था. जनरली क्या है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज एन ओव्यूलेशन, दैट इज 70%. ठीक है, 70% केसेज में जनरली क्या होता है, द डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इज ड्यू टू एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली an acyclical bleeding or acyclical bleeding. Acyclical bleeding is called as generally metorrhagia. Look, I'll tell you everything related this. नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन डेज कितना होता है, 28 प्लस माइनस 7 डेज. ठीक है, मीन्स ऑफ 4 डेज ड्यूरेशन, नॉट ग्रेटर देन 7 डेज. ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 7 डेज. और जनरली एक और हमने पढ़ा था, दूसरे क्लासिफिकेशन से पूछा गया था, तो उसमें 38 आंसर था वहाँ पे, याद रखना वो क्वेश्चन. मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया जनरली प्रोलॉन्ग्ड ग्रेटर देन 7 डेज और एक्सेसिव ग्रेटर देन 80 ml ब्लीडिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. मेटोरहेजिया मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग इन इरेगुलर बट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वेरिएबल अमाउंट. Menorrhagia, prolonged bleeding at irregular intervals, and polymenorrhea means bleeding in regular intervals less than 21 days. Oligomenorrhea means regular intervals greater than 35 days. ठीक है, so this is oligomenorrhea. आगे देखो, 15-year-old girl presented with dysmenorrhea in generally every menstrual period. Menarche occurs at 13 years of age. Since then she experiences this severe pain at right side associated with nausea and vomiting. She can't attend the school during menses from past year, for which she consulted and started to take NSAIDs. Initially it is effective but after some time it is ineffective. What is the next line of management? So ये जनरली अगर शुरू में ऐसा हो रहा है तो जनरली आप उसको दे सकते हो, और उसके क्योंकि नया नया होगा उसका ओव्यूलेटरी साइकिल जब शुरू होगा तो उसको जनरली क्या होगा, पेन होगा, है ना. बट आफ्टर दैट इफ इट इज नॉट रिसॉल्विंग ऑन NSAIDs देन यू हैव टू गो विथ पेल्विक एब्डोमेन एंड जनरली USG टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज देयर. ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया. प्यूबर्टी मेनोरेजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी मेनोरेजिया जनरली क्या है, इट इज मोस्टली इट इज एनोव्यूलेटरी. सो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी साइक्लिकल प्रोजेस्टिन थेरापी. सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है. ठीक है, और साइक्लिकल होता है जनरली प्यूबर्टी मेनोरेजिया, सो दैट्स व्हाई ड्रग ऑफ चॉइस. फिब्रोइड की मैं बात करूँ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइब्रोइड्स में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. ड्यूरिंग अ लैपेरेटोमी ऑफ 60-year-old वुमेन अ मास इज सीन नेक्स्ट टू द यूट्रस एज शोन इन द पिक्चर. व्हाट इज द मास लाइकली टू बी? ड्यूरिंग अ लैप्रोस्टोमी
अ 60-year-old वुमेन अ मास इज सीन नेक्स्ट टू द यूट्रस। अब यहाँ पे वो उतना क्लियर तो है नहीं इस पिक्चर में, बट जनरली अगर आप मास यहाँ पे अगर पकड़ पा रहे हो, सो जनरली मास इज सीन नेक्स्ट टू द यूट्रस, है ना, जनरली सोन इन द पिक्चर। व्हाट इज द मास लाइकली टू बी? सो मास व्हिच इज बिसाइड द यूट्रस, इट इज नथिंग बट ओवेरियन ट्यूमर। ओवरी में ट्यूमर हो सकता है क्योंकि यूट्रस ऐसा होता है, साइड में ओवरी होता है, सो दैट इज ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। एंड इन प्री प्यूबर्टल एंड पोस्ट मेनोपॉजल केसेस इट कैन बी मैलिग्नेंट। ठीक है, प्यूबर्टी में और जनरली क्या होता है, प्री मिनोपॉजल वुमेन्स में जनरली, प्री मिनोपॉजल बोल रहा हूँ, हाँ प्री मिनोपॉजल वुमेन, जो कि मिनोपॉज से पहले वाला जो एज होता है, उसमें जनरली क्या होता है, it is generally benign, but in case of prepubertal and generally post menopausal that is malignant होता है। so this is the case of ovarian carcinoma। ठीक है, आगे देखो। patient had generally history of severe heart disease and now she presented with a large fibroid। she had a history of generally severe heart disease and now she presented with a large fibroid। anesthesiologist classified her as a moderate risk। what procedure is not to be performed? मॉडरेट रिस्क में कौन सा प्रोसीजर नहीं करना है? दैट इज लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी ये कहाँ से बनता है क्वेश्चन? अगर आप 4-5 पॉइंट याद करो, एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंडिकेशंस ऑफ लैप्रोस्कोपी। सो लैप्रोस्कोपी में एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाला टॉपिक है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इन सर्जरी ऑल्सो। सो जस्ट रिमेंबर दिस। एक्सट्रीम ओबेसिटी इट मेक्स लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जनरली एंड न्यूमोपेरिटोनियम वेरी डिफिकल्ट। आगे देखो, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज कॉन्ट्राइंडिकेट जनरली ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन एंड कार्बन, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम किसमें नहीं किया जाता है? कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम्स। ड्राई फ्रैगमेटिक हर्निया प्रिक्लूड्स द ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। अम्बिलिकल हर्निया previous generally abdominal scar exposes the bowel to injury during trocar insertion। acute pelvic infection it can spread during laparoscopy। a large uterus that is puerperal uterus and a generally abdominal tumor can be injured by the sharp instrument। that's why these are contraindications to laparoscopy and we do not perform laparoscopy in this cases। आगे देखो, मैं आपको और करवाता हूँ 2-4 क्वेश्चन फाइब्रोइड से। लुक, okay। During cesarean section, which fibroid is the easiest to remove? So look, what are the different types of the generally fibroids? So fibroid के अगर जनरल आप एक फिगर याद करो, है ना, पढ़ने से ज़्यादा आप एक फिगर याद करो, आपको इजी होगा। लुक, दिस इज सब सेरोसल और पेडंक्यूलेटेड। ये देखो पेडंक्यूलेटेड टाइप का, नीचे यहाँ पे ऐसे पेडंकल है इसका, है ना, तो इसको कट करने में इजी होगा। सो दिस इज सब सेरोसल और पेडंक्यूलेटेड। दिस इज सब सेरोसल, है ना। दिस इज जनरली इंट्राम्यूरल और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ना। ये अंदर देखो, ये कैविटी है ना, दिस इज कैविटी। ये क्या है? सब म्यूकोसल है। दिस इज सर्वाइकल, सर्विक्स के पास आ गया। सो दिस इज सर्वाइकल जनरली फाइब्रोइड। याद रखो आप। सो यहाँ पे सबसे इजी किसको होगा? याद भी अगर आपको रहेगा कि पेडंक्यूलेटेड इजी कटिंग, है ना, तो जनरली पेडंक्यूलेटेड, क्योंकि ऐसा है देखो, इसका जनरली रूट नीचे छोटा है, बस यहाँ से काट के हटाने में इजी होगा। Which of the following is not associated with pain in submucosal fibroids? सबम्यूकोसल फिब्रोइड में जनरली विच इज नॉट एसोसिएटेड, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा एसोसिएटेड, विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ पेन इन सबम्यूकोसल फिब्रोइड। दिस इज द साइज ऑफ द जनरली फिब्रोइड। टॉर्सन में क्या होगा? वेरी शार्प एक्यूट पेन हो जाएगा इफ इट गोज अंडर टॉर्सन। सार्कोमेटस चेंज में जनरली क्या होता है? दिस सार्कोमेटस चेंज ऑकर्स इन 0.1% ऑफ द ऑल द फिब्रोइड केसेस एंड यूजुअल टाइप इज लियोमायोसार्कोमा एंड पेन एंड पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है सार्कोमेटस चेंज में। रेड डिजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई टेक 2 मिनट्स टू जस्ट डू दिस रेड डिजनरेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन हायर एग्जामिनेशन नीट पीजी वगैरह में भी बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। सो रेड डिजनरेशन के बारे में देखो, ये रिसेंट 2018 का पैटर्न है। सो रेड डिजनरेशन की अगर मैं बात करूं, सो इन द रेड डिजनरेशन इट ऑकर्स इन लार्ज फाइब्रोइड्स मेनली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्यूरपेरियम। याद रखना, हिस्ट्री वहाँ पे जो दिया होगा दैट विल गिव यू द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी की हिस्ट्री दी होगी एंड प्यूरपेरियम। नेक्स्ट देखो, द कॉज इज नॉट नोन बट प्रोबेबली ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस एंड इन्फाक्शन, इसीलिए इसको रेड डिजनरेशन भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट विथ एनाल्जेसिक्स एंड हाइड्रेशन, no surgery is advised in case of the red degeneration। very important, symptoms will be generally severe abdominal pain in second trimester pregnancy। I was telling you ना, second half of pregnancy में जनरली क्या होगा, ये दिखेगा, है ना, वही 4-5th मंथ पे जनरली दिखेगा, which generally comes under your what the second half of pregnancy, वही second trimester में आ जाएगा। ठीक है, सो आगे देखो,
Most common type of uterine tumor is leiomyoma. It is the most common benign tumor of uterus. Also overall most common uterine tumors. यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? Most common type of uterine tumor. So again the answer will be same. अगर यहाँ पे पूछता most common benign tumor of uterus भी तो leiomyoma ही generally answer होता हमारा. Endometrial carcinoma और endometrial cancer is the most common malignant tumor of the uterus. आगे देखो, retention of urine is caused by which type of fibroid? Which type of fibroid कैन कॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन? सो दिस इज नथिंग बट, देखो तो नीचे आके जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा प्रेसिंग करेगा नीचे वाले स्ट्रक्चर्स पे. सो दैट इज जनरली गोइंग टुवर्ड्स सर्वाइकल. सो सर्वाइकल में जनरली क्या होगा? फाइब्रोइड, द सर्वाइकल फाइब्रोइड विल जनरली कॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन. लुक, दिस सर्वाइकल फाइब्रोइड ये अगर बड़ा होते गया तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लैडर. इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लैडर, यूरेटर एंड रेक्टम. रेक्टम पे वेरी रेयरली है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल exert pressure on the bladder and ureter, which can cause retention of urine during the pregnancy. ठीक है, retention of urine during the pregnancy. Hysteroscopic excision can be done for all except hysteroscopical excision can be done for all except subserous fibroid. ठीक है, subserous fibroid, because this subserous fibroid, देखो नाम से ही पता चलता है, subserous fibroid, it is located underneath mucosal surface of the uterus and can become very large. They can also become pedunculated. It can also become pedunculated. Therefore hysteroscopic excision is not possible. hysteroscopic excision से तो सिर्फ आप अंदर की चीजें देखते हो, बाहर के जो सरफेस पे हैं या फिर बीच में उसको तो आप नहीं देख, सिर्फ कैविटी की चीजें देखेंगे आपको. So resect either laparoscopically or go for open laparotomy. That depends upon the surgeon, what kind of surgeon he is, how much experience he has and what he is going to do. It depends upon him. और क्या केस स्टडी क्या है उसके हिसाब से जनरली यू कैन गो फॉर laparoscopy and open laparotomy. Because if there are some हार्ट डिजीज जो था वो सारा कंट्राइंडिकेशन जो था लैप्रोस्कोपी के वो है, तो देन द पेशेंट मस्ट बी गोइंग टू द लैप्रोटोमी ओनली. आगे देखो, प्रेग्नेंट फीमेल विथ 16 वीक एज ऑफ जेस्टेशन प्रेजेंटेड विथ ब्लीडिंग ओपन यूएसजी फाइब्रोइड वाज डिस्ट्रक्टेड जनरली डिटेक्टेड. मैनेजमेंट क्या होगा? सो जनरली देखो 16 वीक एज ऑफ जेस्टेशन है, सो इन दिस केस यू शुड गो फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. एंड फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब कंजर्व करके नहीं रखना है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, जैसे tranexamic acid, that is which will generally decrease the bleeding, and NSAIDs to generally decrease the pain can be given for this treatment. Laparoscopic myomectomy क्या होता है? 3 या फिर 4 fibroids if less than or equal to 5 cm है या फिर एक fibroid. This is the generally criteria for laparoscopic generally myomectomy. In case if there are 3 or 4 multiple fibroids सब लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड 1 फिब्रोइड अगर लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ जनरली लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी. हिस्टेरेक्टोमी क्यूरेटाज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये प्रेगनेंसी में है. हिस्टेरेक्टोमी में जनरली ओनली इफ द फैमिली इज कंप्लीट, मीन्स पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में जनरली गो फॉर हिस्टेरेक्टोमी. ड्रग इंडिकेटेड इन यूटेराइन फिब्रोइड. Uterine fibroid में drug which is generally given is nothing but the danazol. Of course you can give, it is an NSAIDs. GnRH analog, that is generally down for the down regulation of pituitary. So there will be no FSH and no LH, and if there is no FSH and no LH, that will decrease the bleeding. So that also you can use. Mifepristone generally it is an anti-progesterone. It has an anti-progesterone action and anti-growth action that will generally help in the suppressing of the growth of the generally the fibroids. That's why you can use this also. तीनों यूज कर सकते हैं. चौथे में ऑप्शन है all of the above. So you can go for the option that is all of the above. So आज यहीं तक करते हैं. लेट्स सी और कितना बच रहा है हमारे पास गाइने में. नेक्स्ट इज क्रोमोजोमल एनोमलीज. एनोमलीज 1 2 है ना, बेटर हम पेज ही गने 3 4 5 5 पेजेज मोर एंड विल बी डन विद दिस. ठीक है, सो 1 और 2 पार्ट्स और करवाऊंगा मैं, अब खत्म हो जाएगा ये. ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्रोमोजोमल एनोमलीज. ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विथ क्रोमोजोमल एनोमलीज. और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ओबीजी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप जाके वो भी देख सकते हो, है ना. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गाइनेकोलॉजी भी आप अच्छे से देख सकते हो. मैं नीचे पिन में कमेंट में भी पिन कर दूंगा. ठीक है, आई विल पिन इट इन द कमेंट ऑल्सो. 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सारे के वीडियोज में वहाँ पे पिन कर दूंगा. एंड डोंट फॉरगेट टू गेट द एनोटेटेड PDF फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक विच इज अगेन पिन्ड इन योर जनरली फर्स्ट डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच.